बैठे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सोमवार से सरकारी स्कूलों में मिलने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण शुरू कर दिया है, जिसके चलते बच्चों को जल्दी ही किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। पाठ्य पुस्तक मंडल अलवर के प्रबंधक जितेंद्र जाजोरिया ने बताया, करीब 24-30 लाख किताबें आनी हैं, जिसमें 22 लाख से अधिक किताबें आ चुकी है, जिन्हें गोदाम में रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं स्कूल में पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जगह की उपलब्धता भी होने लगी है। वहीं अन्य पुस्तकों के आने के बाद खाली जगह को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 20 दिन के अंदर सभी पाठ्य पुस्तकों को केंद्रों पर भेजा। अभी पाठ्य पुस्तक वितरण का कार्य शुरू हुआ है, किस तरह की तेजी लाई गई है और कब से शुरू किया गया? शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान है, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जिला मुख्यालय स्थित और पंचायत समिति स्थित जो नोडल बनाए गए हैं उन पर पुस्तकों के वितरण का कार्य दिनांक 21 तारीख से है जो कि प्रारंभ कर दिया गया है। संबंधित जो नोडल प्रभारी हैं, ACBO सेकंड साहब हैं, जो वो यहाँ पुस्तकों के लिए आते हैं और उन्हें जो उनकी संख्या है, जो निर्धारित संख्या के अकॉर्डिंग उन्हें पुस्तकें लोड करवा करके ट्रकों के माध्यम से कोविड-19 की पालना करते हुए और उनके निर्धारित जो नोडल केंद्र हैं वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं। क्या सभी किताबें आ चुकी हैं? हाँ, लगभग हमारे पास में सभी किताबों के पूर्ण भंडार हो चुके हैं। किताबों को रखने के लिए यहाँ तक की जगह भी अब हमारे पास में नहीं है, तो काफ़ी किताबें आ गई हैं और अब इनका समयबद्ध तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाने का जो कार्यक्रम है वो उसको हम संपादित करने के लिए प्रक्रियाबद्ध हैं। अब कितना स्टॉक हो चुका लगभग हमारे पास में यहाँ पे अभी 20-22 लाख जो किताबें हैं वो हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। इस दौरान सभी जो निःशुल्क पुस्तकें हैं कक्षा 1 से 12 तक की उपलब्ध हैं। क्या जगह पर्याप्त है इनको रखने के लिए? हाँ, अभी तक हमारे पास में जो बड़े बड़े गोदाम हैं लगभग सारी भर चुके हैं। अब जैसे जैसे पुस्तकें जा रही हैं और नई पुस्तकें भी आ रही हैं तो उपलब्धता के आधार पर यह कार्यक्रम है जो कि हमारे लिए पर्याप्त है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भाजपा के धरना स्थल भगत सिंह सर्किल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना स्थल पर बैठे। धरना स्थल के दौरान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने माध्यम टीवी को बताया कि पूरे राजस्थान में अव्यवस्थाओं का आलम है। पूरे प्रदेश में नल, बिजली, पानी सहित अनेक समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस और कतई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहित अब आम जनता भी धरना दे रही है। पानी की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रशासन मौन बैठा हुआ है। ऐसा पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर अव्यवस्थाओं का आलम है। सरकार अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है, जनता त्रस्त है। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, ड्रिपिंग की समस्या है, किसानों की समस्या है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और आज अलवर के अंदर भी जिस तरह से पिछले 6 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देकर बैठे हैं, आम पब्लिक है वो धरने पे बैठी है, लेकिन पानी की समस्या और उसका समाधान करने के लिए प्रशासन जिस तरह से मौन बैठा है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो पानी नहीं दे सकती वो सरकार, मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से निगम ही सरकार है। और इस समय पूरे ये अलवर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान की सरकार को अब इन अपनी जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है उसको अब जग जाना चाहिए और जनता के कामों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि अपनी सरकार बचनी है वो तो अपनी आपस की फूट है, उसमें निश्चित रूप से उनका जो हो रहा है, लेकिन प्रदेश को उनको पहले जो मैंडेट राजस्थान की जनता ने दिया है उसके ऊपर उनको पहले। करीब 1 महीने पहले अलवर शहर के युवा इंजीनियर की मौत के बाद पत्नी, बेटी व उनके पिता सहित परिवार के लोग कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक धरने पर बैठे हुए हैं। बुधवार को रामगढ़ के पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आहूजा ने कहा कि युवा इंजीनियर राहुल शर्मा की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या हुई है। पूर्व विधायक ने कहा कि शहीद स्मारक पर परिवार धरने पर बैठा है, इनकी लाइट भी काट दी गई है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर जल्दी ही लाइट लगवाई जाने की बात कही। मैं पिछले 5 दिन से अलवर में हूँ
और अलवर की बहुत सारी समस्या है जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के हमारे सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुलझानी चाहिए। यहाँ एक इंजीनियर जिसका असामयिक निधन हुआ और निधन हुआ पर्टिकुलर गलतियों के कारण। स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने जयपुर रेफ़र किया, परंतु जो मोबाइल एम्बुलेंस है उसने ले जाना था। जनरल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस, उसमें इंजीनियर श्री राहुल शर्मा जो देवलोक गमन कर गए उनको भेजा गया, पर दुर्भाग्य से न तो एम्बुलेंस को चेक किया गया और न उसमें जो गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के प्राण वायु के सिलेंडर रखे गए उसको चेक किया गया। आधे रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर का ख़त्म हो जाना, ऑक्सीजन, इससे बड़ी नालायकी और बेवकूफ़ी और प्रशासनिक खामी नहीं हो सकती। अलवर शहर के कटला में रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स फर्म के संचालक उत्तम सिंह अग्रवाल बुधवार सुबह किशनगढ़ बास में दुकानदार के पास तगादे पर पहुंचे। हार्डवेयर व्यापारी के साथ किशनगढ़ बास में जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर हॉस्पिटल लाया गया, जहां करीब 50 से अधिक टाँके आए हैं। उन्हें डॉक्टरों ने तुरंत प्रभाव से जयपुर रेफर कर दिया। इस दौरान हार्डवेयर व्यापारी की पत्नी ने माध्यम टीवी को बताया कि किशनगढ़ बास के एक दुकानदार माल लेकर जाते हैं, उनसे उगाई करने के लिए व्यापारी किशनगढ़ बास पहुंचे थे, जहां व्यापारी के साथ जानलेवा हमला किया गया। जी बताएं क्या घटनाक्रम हुआ? मैं आज सुबह इनको एक पेमेंट वार्ता का, किशनगढ़ का व्यापारी था, वो काफ़ी दिन से पेमेंट की कह रहे थे, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा था। रोज़ उससे कहा सुनी भी होती थी, कभी कहता मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा आ जाऊँगा, फिर कल उसने यूँ कहा था चल तू आ जा। तो ये सुबह मैं इनको जेल के चौराहे पर छोड़ के आई हूँ, स्कूटी से किशनगढ़ बस से गए हैं। और जब मैंने 9:30 बजे फ़ोन किया कि लाने का टाइम हो रहा है, वो बोला कि 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन नहीं उठाने के बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया था, तब वो बोला कि मैं तो खेतों में पड़ा हूँ, मुझे चक्कू छुरे चला दिया उसने। तब मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कीर्तन, वहाँ से उन्होंने लिया, वहाँ पे किशनगढ़ हॉस्पिटल लेके गए, फिर हम भी गए थे, फिर यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। क्या नाम है आपका? अनीता। अलवर शहर के व्यापारी उत्तम खंडेलवाल, जिनका हार्डवेयर मर्चेंट का काम है, पड़ाव की चक्की केडलगंज में, उन पर किशनगढ़ में जानलेवा हमला फर्सी और टाँचों से कर दिया है। व्यापारी की स्थिति बहुत गंभीर है इस समय, और किसने किया है, कैसे किया है, इसकी जानकारी अभी की जा रही है, लेकिन व्यापारी को अभी तुरंत प्रभाव से सोलंकी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। और जिसने भी एक कृत्य किया है, निंदनीय घटना की है, व्यापार महासंघ की ओर से उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला अलवर के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 16 जून से 30 जून तक महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन, आम सभा कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर
16 जून से 30 जून तक का महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन आम सभाओं का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी सिलसिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पहले तो प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश अलवर को ज्ञापन दिया था और अब 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम हमने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के बाहर बस स्टैंड के पास अलवर में रखा है। आज हम देखें हमारे देश में बम्पर पैदावार सरसों की हुई है, जिसमें अब की बार सरसों में न तो चेपा लगा न ही कोई जो है ठंड लगी, इसलिए सरसों बहुत ज़बरदस्त हुई। लेकिन बाज़ार में पिछले साल के मुकाबले में आज मूल्य 100% से अधिक बढ़ करके लगभग 200 रुपये लीटर हो गया है। उसी प्रकार रेल वही है, लेकिन कोई सुविधा नहीं बढ़ी, लेकिन उत्सव के नाम पर, त्यौहार के नाम पर हर ट्रेन में ये लिख करके दुगना किराया वसूल किया जा रहा है। उसी प्रकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में सुरसा के बदन की तरह से बढ़ती थी, वैसे ही बहुत तेज़ी से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हर जगह 100 रुपये से ऊपर लीटर की कीमत बढ़ गई है। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण में बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने बताया कि वार्ड 49 में युवाओं ने वैक्सीनेशन बड़ी संख्या में करवाया और इसके लिए युवा कांग्रेस की पूरी टीम उनके साथ रही और सहयोग किया। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप, निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 49 में यूथ कांग्रेस के साथियों के द्वारा लगाया जा रहा है। लगभग कितने लोगों को लग चुका है अब तक? लगभग 150 से 200 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और करीब इतने ही लोग और खड़े हैं और ये निरंतर सतत प्रक्रिया यूथ कांग्रेस द्वारा एक सहयोग किया जा रहा है राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं और ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे हमारे शहर में जिसकी वैक्सीनेशन नहीं लेनी हो। न्यायालय में चल रहे लंबित प्रकरणों के मामले में बुधवार को अभिभाषक संघ द्वारा धरना दिया गया। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि एसीजीएम नंबर 5 अपनी हठधर्मिता के कारण मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वादी परिवादियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आदेश भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आदेश की अवहेलना की जा रही है। इस मामले को लेकर आज यहां धरना दिया गया है। जो अर्जेंट मुकदमे हैं उनकी सुनवाई होती है और माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दे रखा है कि कोई भी आदेश पेंडिंग नहीं रखा जाए और तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर एसीजीएम नंबर 5 कनिष्ठ खंड, जो कि दया चतुर्वेदी जी हैं, बड़े हठधर्मी से अपना काम कर रही हैं और किसी भी गरीब आदमी का जो न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उनके मुकदमों में आगामी तारीख अननेसेसरी लगा दी जाती है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त है कि उसका तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाए। हमारे अधिवक्तागण गरीब जो आदमी है, किसी ने इस्तीफा पेश किया है, किसी की मोटर व्हीकल की तारीख है, उनमें लंबी लंबी तारीख दी जा रही है। न्यायालय के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट मंगाई जाती है मुकाम पुलिस से, वो रिपोर्ट भी समय पर नहीं आ रही है, क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा तहरीर जारी नहीं की जाती है, जो एक अधिवक्ता की गलती नहीं है, ना ही उसी किसी भी हमारे परिवादी की कोई गलती है। जो न्यायालय की गलती को छिपाने के लिए वो न्यायालय उनमें फिर तारीख लगा देती है। मेडिकल की जो दरख्वास्तें आती है उनमें भी न्यायालय जो है मेडिकल नहीं कराती, जबकि मेडिकल एफआईआर का पार्ट है और पक्षकार को तुरंत प्रभाव से मेडिकल कराना चाहिए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी की ड्यूटी हटाई जाए और तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए, जिस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय को मेल भेजेंगे। एक हमने माननीय जिला जज साहब को भी सूचित कर दिया है। मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप यह है कि ऐसे अधिकारी जो कानून को नहीं समझते हैं उनको ऐसे कोरोना काल में बैठाने के ड्यूटी में बैठाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पक्षकारों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वकील जो कानून बताते हैं उनकी पालना नहीं हो रही है। हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं उनकी किसी प्रकार से कोई पालना नहीं की जा रही है। लंबित प्रकरणों को लेकर नगर विकास न्यास अध्यक्ष जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने नगर विकास न्यास अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए कि वे शीघ्र लंबित मामलों के प्रकरणों को निपटाएं, ताकि यूआईटी में राजस्व भी आए और इसके साथ ही विकास भी हो सके। आज हमारी मुख्यतः जो
ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसलिए बुलाई गई थी कि हमें वर्ष 2021-22 के बजट का जो प्रावधान है उसको अनुमोदित कराना था। ये कोविड की वजह से जो बीच में थोड़े दिन विभागों में बंद हो गया था, उस वजह से हम डिले हो गए। तो आज हमने हमारा बजट प्रावधान यहाँ से अनुमोदित कराया। इस साल हमने 263 करोड़ का बजट पास किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये बजट थोड़ा ज़्यादा है। पिछले साल 185 करोड़ का बजट था। ये इसलिए क्योंकि हमारी उम्मीद है कि इस साल हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा अच्छे से अपनी सभी स्रोतों से आय भी कमा पाएंगे और इसी हिसाब से हम ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। जितना बजट हमने आय में दिखाया है वही हमारा व्यय का भी बजट है। तो हमारी उम्मीद है कि हम व्यय भी शहर के विकास पे और शहर के और अच्छे डेवलपमेंट पे इतना कर सकेंगे इस पूरे साल। इसके साथ ही आज ये सारे मैटर्स भी डिस्कस हुए, जैसे कि वृक्षारोपण जो अब जुलाई का महीना आ रहा है, जैसे हमें विभागीय निर्देश भी थे और पहले से भी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हमने वृक्षारोपण की प्लानिंग की हुई थी, जो हम 1 जुलाई से शुरुआत करेंगे। उसमें हमारा थोड़ा फोकस रहेगा 2 चीज़ों पे। एक तो उन स्कीम्स पे जो हमारी नई स्कीमें हैं, जैसे शालीमार, विज्ञान नगर, अरावली फेज़ 1, फेज़ 2, इन पे हम सघन प्लांटेशन करके अब ये दिखाना चाहते हैं कि यूआईटी की किसी भी स्कीम में प्लांटेशन एक मेजर पॉइंट रहेगा और हम एक अच्छा प्लांटेशन करके ये कॉलोनीज विकसित करना चाहते हैं। सेकंड, जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि शहर में डिवाइडर का विकास कार्य और डिवाइडर के साथ साथ प्लांटेशन, रोड के साइड की प्लांटेशंस, तो उसके भी 2-4 काम हमने लिए हैं। इसकी लगभग 1.5 करोड़ की राशि हमने इस बजट में, इस मीटिंग में यस करवाई है, अनुमोदित करवाई है। तो हमारी उम्मीद है कि हम इस पूरे काम को आगामी वर्षा ऋतु के खत्म होने से पहले कर लें।